हमारी कामयाबी है। 250 MPs के पत्र जो है आपके पास में है। पूरे विश्व का वृद्ध लोगों का ये सबसे बड़ा पेंशनर्स का जो है सबसे वृद्ध लोगों का बहुत बड़ा संगठन, इससे विशाल संगठन कोई नहीं है। आपको सबको वंदन करते हैं, नमन करते हैं, मातृशक्ति को नमन करते हैं, मातृशक्ति को वंदन करते हैं। वो हमारी ढाल है। अगर ढाल रहेगी तो हम तलवार चलाएंगे और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आज हम सब यहाँ जीतने के लिए आए हैं भाइयों। आपको फिर एक बार नमन करते हैं। आगे बढ़ो, कमांडर साहब आगे बढ़ो, कमांडर साहब आगे बढ़ो, बीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, बीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो। जो पेंशन का काम करेगा, जो पेंशन का काम करेगा, जो पेंशन का काम करेगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार टीम आगे बढ़ो, राजस्थान टीम आगे बढ़ो, महाराष्ट्र टीम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, महाराष्ट्र टीम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कमांडर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब संघर्ष करो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। नेशनल एजिटेशन कमेटी EPS 95 के लिए जो EPS की स्कीम है, जो सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के अंदर जो पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, उनके लिए आज संघर्ष का दिन है। क्योंकि EPS 95 के अंदर जिस तरह से कर्मचारियों का हक मारा जाता है, किस तरीके से उनको इतनी लो रैंक पे पेंशन दी जाती है, जिससे कि गरीबी रेखा से नीचे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं बता दूं आपको कि आजकल दिल्ली के अंदर अगर बुजुर्गों को पेंशन, सिंपल पेंशन भी मिलती है, सरकार तो 2-2.5 हज़ार तो मिल ही जाते हैं, लेकिन जब EPS की बात करेंगे तो 1000, 1200 और पता नहीं 1000 से कम भी कहीं कहीं ऐसे भी सुनने में आया है कि उससे भी कम है। एवरेज बोलेंगे तो 1100 के करीब आता है। 937 देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं। ये पूरा क्या है, ये घालमेल क्या है? 72 लाख के करीब कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हैं और जो इस स्कीम के जरिए जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर परिवार को मिला लें तो करोड़ों में ये संख्या जाती है। और देश में जब सरकारें बनती हैं तो इतना बड़ा वर्ग को अनदेखा करके शायद सरकारें ना बने। मैं आपको बता दूं कि EPS अभी तो लोग बहुत बात करते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम की, ओल्ड पेंशन स्कीम की, और बहुत कम कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी उसके दायरे में आते हैं। लेकिन जब EPS की बात करें तो 72 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अभी भी कह रहे हैं कि काफ़ी लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो कोल सेक्टर हो, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो। ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पर EPS इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? उसके बावजूद इनको आज तक इनका हक नहीं मिला, इनके कंट्रीब्यूशन का पैसा नहीं मिलता इनको, ना कोई ब्याज। और फैमिली पेंशन की बात करें, अगर इसको इनके परिवार में इनकी पत्नी को, तो वो आधी हो जाती है, और बाद में अगर इनका कोई पेंशन का जो राशि जमा हुई है, जो कटी है, उसका कोई भुगतान भी नहीं है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद बहुत मुश्किल हालात में ये लोग गुजर रहे हैं और अपने जो जीवन के बहुमूल्य पल, जो युवावस्था के पल थे, वो एक सरकार को या देश के लिए दिए, और आज जब बुढ़ापा है तो इनको जंतर मंतर आना पड़ रहा है। सर, कैसा लग रहा है? बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन मेरा तो सवाल है, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का आज जो आंदोलन है, हम लोगों ने ये औद्योगिक क्षेत्र के, भारत के संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं, जो सब निगम, सभी तरीके से प्राइवेट उद्योग, सरकारी उद्योग, PSUs, इसके सारे कर्मचारी इसमें आते हैं। इसमें 72 लाख लोग रिटायर्ड है, 72 से 75, और 7.5 करोड़ लोग आज भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो इस दायरे में आते हैं। इन लोगों ने हर महीने पैसे भरे हैं। अगर पैसों का हिसाब किया जाए तो इनका पूरी ज़िंदगी में 30 साल के सर्विस के बाद हर एक का 20 लाख रुपए सरकार के पास है।
20 लाख रुपए 500-550 रुपये आप आरडी डालो और 30 साल का हिसाब करो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, जो पोस्टल नियम है, तो उसके साथ इनका 20 लाख रुपए सरकार के पास है। अब 20 लाख रुपए पास होने के बाद उसका ब्याज होता है करीब 15,000 रुपया, वो तो छोड़ो, और 20 लाख रुपया गया वो वापिस नहीं होता, ब्याज भी नहीं मिल रहा, ब्याज भी नहीं मिल रहा है। 20 लाख रुपए गया और 1,171 रुपया पेंशन औसतन पूरे भारत में मिलती है। ये बहुत बड़ा अन्याय है, हमारे बुढ़ापे के साथ मजाक है क्या ये? मजाक है, हमारे बुढ़ापे के साथ खिलवाड़ है। आपने बिल्कुल सही अभ्यास करके आज ये प्रश्न रखा है, मैं आपका आभारी हूँ। और ये सब अन्याय दूर करने के लिए हमने कई आंदोलन किए। बूढ़े लोग 7 सालों से रास्ते पे हैं, कई लोग हमसे गुजर गए, हम में से चले गए, और 18 बार तो हम श्रम मंत्री से मिले कम से कम, और उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये सब कुछ किया है। उसके बाद से भी आप मिल रहे हैं, दिख रहा है 2 बार हम मोदी जी से मिले, दोनों बार उन्होंने आश्वासित किया, इसलिए हम आशान्वित है और हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी अपना वचन निभाएंगे। अगर हमारा इस सत्र में काम नहीं हुआ तो मैं आपको कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, हम रास्ते पे आके आत्मदहन करेंगे। फिर चलाओ अपना देश, बिना बुजुर्गों के चलाना है, चलाओ। तुम्हें अगर अपने माँ बाप नहीं चाहिए, डुबा दो उनको समुंदर में। मोदी जी का रिकॉर्ड तो वैसे काफ़ी इस मामले में ठीक रहा है कि जो पुरानी सरकार की नीतियाँ थी, जिसमें OROP की बात करें हम, जो सैनिकों के लिए, तो वो भी मोदी जी लाए पूरी डिमांड के बाद। लेकिन अब ये NPS तो उससे भी EPS 95 तो उससे भी बड़ा सेगमेंट है, जहाँ पे सबसे बड़ा सेगमेंट है। और क्या बिजली विभाग हो, क्या ट्रांसपोर्ट विभाग हो, क्या कोयला, अलग अलग आते हैं लोग यहाँ पर। मैंने देखा है कि कोल उद्योग से भी लोग आए यहाँ पर बैठे, कह रहे हैं हमारा ही कंट्रीब्यूशन का पैसा, और जो बोर्ड है उसके अंदर वो उनको किसी को 200 रुपये दे रहे हैं, किसी को 300 रुपये दे रहे हैं। तो मतलब इस तरह का हालात हो गया है कि 200 रुपये अगर किसी को पेंशन मिल रही है तो मुझे तो लगता है कि उसके साथ मजाक हो रहा है। मैं आपको मजाक की हद बताता हूँ, 1000 रुपये पेंशन इस सरकार ने 2014 में की। 1000 रुपये, ये कोई बड़ी बात है? जिसके 20 लाख रुपए रखे उसको 1000 रुपये दोगे आप? और उसमें भी 18 लाख लोगों को 1000 रुपये आज की तारीख में नहीं मिलते। ये बहुत बड़ा जोक है हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। आप आज बीजेपी ने, प्रकाश जावड़ेकर उनके जब प्रवक्ता थे, मार्च 2014 में उन्होंने कहा है, और उसका यूट्यूब पे अवेलेबल है उसकी क्लिप, उन्होंने कहा 1000 रुपये देना, इनके जख्म पे नमक छिड़कना है। सही कहा। हाँ, 1000 रुपये नहीं, इनको कोश्यारी कमेटी तब के ज़माने की 13 साल पहले की कोश्यारी कमेटी 3000 और महंगाई भत्ता दी जाए, तो उसी के ऊपर से हमने डिराइव करके हम 7500 और महंगाई भत्ता मांग रहे। कोई चांद नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे और अपना पैसा मांग रहे हैं, अपने पैसे से मांग रहे। सरकार की तरफ से हमें कौड़ी भी नहीं चाहिए, मतलब अपना पैसा मांग रहे हैं। लेकिन क्या लगता है अगर नहीं देते, वैसे एक शब्द नहीं बहुत जगह इस्तेमाल होता है, संगठित लूट, तो संगठित लूट तो नहीं है कई कानून बना के आप सब लोगों की मतलब पैसे की? देखिए, अभी 9 साल आप उत्सव मना रहे हैं बीजेपी का, अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। 10 साल के पहले दिया हुआ प्रॉमिस होने के बावजूद प्रधानमंत्री, वादा तो है, वादा है, लेकिन वादे पे तो हम मर रहे हैं ना। जावड़ेकर ने किया, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा साधा, ऐसा ही हो रहा है क्या? बंदा मैं बूढ़ा बाढ़ा, बंदा मैं बूढ़ा बाड़ा, मारा गया तुम्हारे वादों पे। तो ये वादे नहीं चलेंगे। अगर इस सत्र में हमारा काम नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ, सबकी तरफ से सामूहिक आत्मदहन होगा, आत्महत्याएं होगी, और फिर सरकार उसका पाप भुगतेगी। नहीं, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, और हम आपको आपकी बात का समर्थन भी नहीं करेंगे। परिकाष्ठा पराकाष्ठा हो गई है, हर धैर्य की पराकाष्ठा। 200 रुपये, 200 लोग रोज मर रहे हैं। सर, आप लोग तो इतना बड़ा वर्ग हैं, क्या आप में खुद एकता नहीं है? आप तो सरकारें बदल सकते हैं, इतनी शक्ति है। अगर 72 लाख आप बता रहे हैं और 7.5 करोड़ के करीब ये बता रहे हैं कि जो लोग जिनका कट रहा है, तो यानी टोटल मोटा मोटी माना जाए तो कम से कम परिवारों को मिला लो, अगर 4 सदस्य भी बनाते हो तो 30-40 करोड़ लोग सीधा आपके डायरेक्ट बेनिफिट में जुड़े हुए हैं। देखिए, हमने अभी तक कोई हम 27 लाख वोट पा करके बहुमत की सरकार आगे आ जाइए। हमने 90 लाख करोड़ रुपया पर मंथ आता है कंट्रीब्यूशन।
जो 470 रुपए 90 लाख करोड़। हाँ, जिसका ब्याज सर आंकड़ा जिसका ब्याज नहीं, आंकड़ा मैं बताता हूँ। 90 लाख करोड़ बहुत नहीं, बड़ी रकम देखिए इनके फंड में आज की तारीख में 8.5 लाख करोड़ रुपया है। हर साल जो कंट्रीब्यूशन 7.5 करोड़ रुपए लोगों का आता है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ है, और इन दोनों का ब्याज आता है वो थोड़ा सा गलती हो गई है उनका, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो बोल रहे हैं कि इन दोनों का ब्याज मिला के 90,000 करोड़ है, और हमारी मांगों के लिए तो सिर्फ 50,000 करोड़ भी नहीं लगेंगे। तो अगर आपकी मांग मोटी मांग है 7,500 रुपए बेसिक पेंशन और ऊपर महंगाई भत्ता, ठीक है, यही मोटी मांग है, लेकिन बहुत कम है 7.5। तो आज के इसको ये तो 5 सालों से ना ये मांग हमारी 7 सालों से चल रही है। कोश्यारी कमेटी के कैलकुलेशन पे रखा है। हमने इतना ही मांगा है कि 2 वृद्ध लोगों को जीने लायक, सम्मान से जीने लायक पेंशन मांगी। हाँ, बुढ़े बुढ़िया अगर बुढ़ापे में बच्चे साथ ना दे तो कम से कम अपनी मेहनत से अपना जी सकें। बिल्कुल, अपने पैसे से जो पैसा जमा किया है, अपनी मेहनत के पैसे। बिल्कुल। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अब मेरी मेहनत का पैसा, अगर मैं कोई कर्मचारी हूँ, सेवानिवृत्त हूँ, मैंने क्या सोच के इकट्ठा किया, क्या सोच के जमा किया या कटवाया अपना पैसा कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा तो मुझे पेंशन मिलेगी, मेरे पैसे से ही मुझे पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर उस पैसे को सरकार के पास रखा रहे और उसमें से महीने की ज़रूरतों के हिसाब से भी ना मिले, जिससे दूध का भी खर्चा ना चले, इतना पैसा कि अगर आप, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, अगर 2 लीटर या 1 लीटर अगर दूध मंगाते हैं तो शायद वो भी ज़्यादा बैठ जाएगा महीने का, और ये पेंशन इतनी कम है, 500, 700, 1100, 1200, एवरेज 1000 के करीब आती है, 1100 के करीब आती है, जैसे सर ने बताया। लेकिन ये बहुत बुरे हालात हैं और 72 लाख लोग सीधे इससे प्रभावित हैं, उनके परिवार भी प्रभावित हैं। अगर मान लीजिए बच्चे इंडिपेंडेंट हैं तो कम से कम उसकी पत्नी या उसका पति जो भी उसके साथ है वो प्रभावित है, और उसके बाद इतनी सारी दिक्कतें हैं। क्या लग रहा है सर, कुछ सुनेगी सरकार? मेरा नाम है रमाकांत नरगुंद, मैं साउथ इंडिया का कोऑर्डिनेटर हूँ। हम पूछ रहे हैं रेस्पेक्टेबल पेंशन, यानी मियाँ बीबी जो है रेस्पेक्टफुल से इज्जत से जिंदगी जीना। मैं आखिरी एक ही, आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा, और बाद में 7 करोड़ लोग महीने को 1,250 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बताइए, ये जो है ना 2 स्टेट का बजट होगा EPF 95 कलेक्शन जो हो रहा है, फिर भी पेंशन सरकार इसीलिए डरती है कि इतना ज्यादा पैसा ना देना पड़े। नहीं दिए तो भी उनके पास बचेगा। हम तो पूरा स्टेटमेंट बना के, लेकिन तो सरकार तो कहीं और खर्चा करेगी ना उसका। वो हम नहीं बता नहीं सकते। आपका पैसा आपको दो, हमारा पैसा हम भीख नहीं मांग रहे, हम जो पैसा रखे हैं उसके रेस्पेक्टेबल, हम भी क्या 20,000 30,000 नहीं पूछ रहे, 7,500 प्लस दिए पूछ रहे हैं। और आखिरी स्टेटमेंट देता हूँ, मैं मरने के बाद मेरे जलने का लकड़ी जो है ना मेरे पैसे से होना। मेरे कितनी बड़ी बात कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मेरे पास जब पैसा है तो कम से कम मेरा अंतिम संस्कार, मेरी क्रियाकर्म, मेरी लकड़ी, मेरी कब्र, मेरा ताबूत मेरे पैसे से आए। ये आत्मसम्मान की बात है, ये जज्बात की बात है, और ये असली हक मांग रहे हैं। कोई भी सरकारें किसी का भी हक मार नहीं सकती, क्योंकि इनकी मेहनत का पैसा है। इन्होंने अपने गोल्डन पीरियड में वो पैसा जमा किया अपने जब बुरे समय के लिए, बुढ़ापे के लिए, अपनी बीमारी के लिए, लेकिन इतना कम देगी सरकार। और सरकार बस कह रहे हैं, मैं तो कह दूंगा साफ साफ कि सरकार अजगर की तरह कुंडली मार के बैठ गई है पैसे पे, और चाह रही है कि ये जाएं और उस पैसे का, क्योंकि पेंशन के बाद पेंशन के पैसे का कोई हिसाब नहीं है, वो सब सरकार का हो जाता है। तो वो तो चाहती है इनको कम से कम दें, और जब ये ईश्वर के पास चले जाएं तो वो सब पैसा सरकार का हो जाए। ये जो नीति है ये कतई उचित नहीं है। नीति ऐसी होनी चाहिए जो न्याय संगत हो, तर्क संगत हो। और ये एम्प्लॉई हैं, इन्होंने चाहे वो कोल सेक्टर के हों, चाहे ट्रांसपोर्ट के हों, चाहे बिजली के हों, हर स्टेट से, हर राज्य से, कह रहे हैं साउथ से आए हैं, कुछ लोग यूपी से आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, देश के किस कोने में नहीं है जो आए हैं। और 30 से 40 करोड़ लोग सीधे इसके दायरे में आ रहे हैं, परिवारों को मिला लें, बहुत बड़ी संख्या है। सरकार अगर नहीं चेती तो मुझे लगता है कि सरकार को कहीं 2024 में लेने के देने ना पड़ जाएं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि इनको इनका हक मिलना चाहिए? अगर इनको हक मिलना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।